हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान भाग 5। और दोस्तों, संविधान का जो भाग 5 है इसमें दिया गया है संघ। ठीक है, संघ यानी कि यूनियन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। दोस्तों, ये काफी बड़ा भाग है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद जो हैं ये भाग 5 में आते हैं। तो इसको हम 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो अध्याय 1, जो पहला अध्याय है, इसमें दिया गया है कार्यपालिका के बारे में। शुरुआत यहां से करेंगे, पर पहले संविधान के भाग 5 को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। संविधान का भाग 5, जिसमें कि यूनियन यानी कि संघ दिया गया है, इसमें 5 अध्याय या अनुभाग आप कह सकते हैं। पहला अनुभाग जो है, पहला अध्याय जो है, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक दिया गया है। और इस अनुभाग में यानी 52 से लेकर 78 तक में कार्यपालिका के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। कार्यपालिका के बारे में। और कार्यपालिका के प्रमुख हिस्सेदार कौन है? तो पहले हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। यही 4 लोग हैं जो पूरे कार्यपालिका को संचालित करने का कार्य करते हैं। भाग 2 है, जिसमें दोस्तों दिया गया है 79 से लेकर 122 तक के अनुच्छेद। इसमें दिया गया है संसद के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट, जिसमें आएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा और संसद की तमाम शक्तियां और उनकी कार्य विधि क्या है। जो इसका अनुभाग यानी कि अध्याय 3 है, जिसमें केवल 123 अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, 123वां अनुच्छेद दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है कि जब संसद सत्र न चल रहा हो, उस वक्त राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका पावर 123 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है। तो ये कई बार सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो यह है अनुच्छेद 123। ठीक है। अध्याय 4 की बात करें तो 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के संगठन और गठन के बारे में जानकारी दी गई है, 124 से लेकर 147 तक के अनुच्छेद में। ठीक है। और अंतिम है 148 से 151 में दिया गया है कैग के बारे में। कैग आपको सबको पता होगा दोस्तों, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है। तो आज की क्लास में हम केवल पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक के अनुच्छेद के बारे में आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अनुच्छेद 52 से, जिसमें 52 से लेकर 62 तक में दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में। कहां से कहां तक? 52 से लेकर 62। बहुत आसान है। इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया है हमने कि राष्ट्र कार्य के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के कार्यकाल में दोबारा योग्यता से सेवा की शपथ लिया। राष्ट्र कार्य करोगे तो उसमें निर्वाचन प्रक्रिया भी आएगी, और उसके कार्यकाल में दोबारा योग्यता से सेवा की शपथ लिया है। और ऐसा व्यक्ति क्या होगा? महान होगा। तो कैसे इसको याद करें? तो राष्ट्र का मतलब है 52 अनुच्छेद, जिसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये दिया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका की शक्ति किस पर निर्भर निहित होगी? राष्ट्रपति पर। निर्वाचन यानी कि दिया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति होंगे उनका निर्वाचन होगा, उनका इलेक्शन होगा, ना कि सिलेक्शन। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 55 में। कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होता है जनरली। ये दिया गया है अनुच्छेद 56 में। क्या एक राष्ट्रपति को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर क्या उन्हें दोबारा पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, यानी दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है या नहीं, दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता है या नहीं, ये दिया गया है अनुच्छेद 57 में। योग्यता, तो योग्यता यानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में दिया गया 58 अनुच्छेद में। सेवा शर्तें, सेवा शर्तों के बारे में दिया गया 59। और शपथ 60 से शपथ, ये है आपका 60वां अनुच्छेद। 61 में दिया गया है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति
हमारे जो संविधान है उसके अनुसार कार्य नहीं करता या उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है, महाभियोग। और यह प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 61 में। कई बार सवाल पूछता है कि महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद से ली गई है, तो यह है अनुच्छेद 61। और ना का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो पुनः निर्वाचन कब और कैसे होगा, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 62 में। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये एक ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी कि राष्ट्र कार्य के लिए राष्ट्र 52, कार्यपालिका 53, निर्वाचन 54, प्रक्रिया निर्वाचन की 55, कार्यकाल 56, दोबारा यानी पुनः निर्वाचन 57, योग्यता के बारे में दिया गया 58, सेवा शर्तों के बारे में 59 और शपथ के बारे में दिया गया 60, महाभियोग 61 और पद रिक्त होने पर पुनः निर्वाचन के बारे में दिया गया है 62। इनको फटाफट पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। पहले है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जैसा कि बोला कि एक राष्ट्रपति का पद होगा और राष्ट्रपति जो देश का होगा वो प्रथम नागरिक होगा। क्या होगा? प्रथम सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम नागरिक। ठीक है, प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो और कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका के प्रमुख भी यही होंगे। तो जो हम 52 से लेकर 78 तक पढ़ेंगे कार्यपालिका, इसके जो प्रमुख होंगे कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, 53 अनुच्छेद 53 जिसमें दिया गया है कार्यपालिका की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति पर निहित होगी। यानी जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पावर होती है और अपनी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के माध्यम से करते हैं। ठीक है, इनके जो अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके माध्यम से ये अपने कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करते हैं। दोस्तों, यहां यह बता दूं कि जो भी शक्तियां बात किया कि पूरी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पर होगी, यह केवल एक औपचारिकता है। यानी कि औपचारिक रूप से जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे राष्ट्रपति कितने शक्तिशाली हैं या उनके पास कितनी पावर है। बट एक्चुअल पावर, ये औपचारिक शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, बट एक्चुअल जो वास्तविक शक्ति होती है, ठीक है, वास्तविक शक्ति, ध्यान रखना इस चीज का। तो औपचारिक शक्ति किसके पास है? औपचारिक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वह निर्भर करती है किस पर? प्रधानमंत्री पर। किस पर है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद यानी कि संसद पर। समझ आई बात? तो ध्यान रखना, ये चीज को ध्यान रखना कि हमारे राष्ट्रपति औपचारिक रूप से ही शक्तिशाली दिखाई देते हैं, परंतु कोई भी कार्य बिना मंत्री परिषद की सलाह, बिना प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर नहीं कर सकते। और ये जो राष्ट्रपति का पद है, कई बार पूछा जाता है कि कहां से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से? यूके से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो हम पर राज कर रहा था। तो दोस्तों कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। अमेरिका से क्यों नहीं लिया गया? दोस्तों एक चीज समझिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होते हैं। उनकी जो पूरी शक्तियां राष्ट्रपति पर ही निहित होती हैं और एक्चुअल शक्तियां होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का संविधान ऐसा बना था कि राष्ट्रपति हो जिसके पास औपचारिक शक्तियां हों, बट उन शक्तियों का जो क्रियान्वयन होगा, जो उन शक्तियों पर काम करेगा, वो कौन करेगा? वो वास्तविक जो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा वही करेगा। ठीक है, इसीलिए एक चीज ध्यान रखना कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, यानी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। इसलिए आप देखोगे कि जिसको आप चुनोगे उसी से आप अपेक्षा करोगे, वही आपके लिए कार्य करेगा। यही वजह है कि जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर होती है, ना कि राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करते हैं? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। तो 54 अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया गया है कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होगा, इन्हें सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। जैसे ब्रिटेन से लिया तो गया है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, वहां पर राजशाही चलती है, अभी भी राजशाही चलती है। लेकिन हालांकि अब वो केवल स्टैंप रह गए हैं, साइनिंग अथॉरिटी रह गए हैं। अब वो जो वास्तविक शक्ति है वो कहां पर है? पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री पर है। ठीक है, वैसा ही हमारे यहाँ है, परंतु हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति भी हैं वह वहां की तरह, ब्रिटेन की तरह राजा नहीं है। यहाँ पर हर 5 साल में उनको चुनाव के लिए जाना पड़ता है और ये चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि जनता इन्हें नहीं चुनती। इन्हें जो जनता जिन्हें चुनती है, जैसे लोकसभा
तो इनको पहले ये चुनाव कैसा होता है, तो ये चुनाव कौन कराता है, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यानी कि जो हमारा निर्वाचन मंडल है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके देख रेख में चुनाव किया जाता है, चुनाव कराया जाता है। और जो हमारे संसद के दोनों सदन, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट, ये एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद, इनको कौन सेलेक्ट करता है, तो इनको सेलेक्ट करता है पब्लिक। ठीक है, तो ये लोग उनको वोट देंगे। तो इसमें एक तो लोकसभा के सदस्य होंगे, एक सेकंड दोस्तों, एक तो लोकसभा के सदस्य होंगे इसमें, दूसरे राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेंगे, तीसरा लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जितने भी राज्य हैं, हमारे 28 राज्य हैं, है ना, 28 राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि हमारे विधायक, एमएलए, ठीक है, ये भाग लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में से केवल दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है, इनके निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। केवल इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। कोई भी मनोनीत सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग इसमें नहीं ले सकता, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन इसमें भाग लेंगे ये समझा दिया। किसके द्वारा ये चुनाव कराया जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, निर्वाचक मंडल होता है जो इस चुनाव को कराता है, ये समझ आ गया। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 55, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। जो निर्वाचन की प्रक्रिया है दोस्तों, यहां पर निर्वाचन की प्रक्रिया, एक सेकंड, हाँ, तो निर्वाचन की प्रक्रिया में पहली चीज तो यह है कि कोई भी पहले नामांकन कैसे कर सकता है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैसे नामांकन भर सकता है। तो पहली चीज है, इसमें 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थन होना चाहिए, 50 निर्वाचकों द्वारा उसे समर्थन मिलना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। ठीक है, 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थन होना चाहिए, और 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, 50 लोगों द्वारा इसे प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, नामांकन भरना चाहता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो पहले तो उसे 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, 50 लोग इसको प्रस्तावित करें, तभी वो राष्ट्रपति का नामांकन भर सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा, 50 निर्वाचकों द्वारा उसे समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, 50 निर्वाचकों, कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा उसे समर्थन प्राप्त हो, तब तो वो क्या कर सकता है, नामांकन भर सकता है। क्या प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया है, नामांकन की प्रक्रिया। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, तो उसे 50 लोगों का प्रस्तावना 50 लोगों से और 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थन जरूर प्राप्त होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। अब इलेक्शन लड़ेगा तो इसमें वोटिंग कैसे होती है, तो यहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। यानी हस्तांतरणीय मत, एकल हस्तांतरणीय मत, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, समझिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक जो मतदाता होता है, जो इस पर वोट डालेगा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का या विधानसभा का सदस्य हो, ये वोट कैसे डालता है, तो इसमें जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, समझ लीजिए कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने कैंडिडेट हैं, A, B, C, 3 कैंडिडेट हैं। अब मान लो कोई भी, जैसे मान लो मैं एक लोकसभा का सदस्य हूं, मुझे वोट डालना है, तो तीनों में ऐसा नहीं कि मैं किसी एक को वोट दूंगा, ए को दे दिया या बी को दे दिया या सी को दिया, ऐसा नहीं है। मैं तीनों को रैंकिंग के बेसिस की, हमारी फर्स्ट चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस हम बी को मान रहे हैं, बी को हम मान चाहते हैं कि बी इलेक्ट हो। लेकिन अगर बी इलेक्ट नहीं होता, दूसरी चॉइस हमारे लिए क्या है, तो सेकंड चॉइस है हमारे लिए ए, और तीसरी चॉइस हमारे लिए क्या है, सी। इस तरह से चॉइस दिया जाता है, इस तरह से चॉइस फिल किया जाता है। समझ आई बात।
और यहां पर एक कोटा सिस्टम होता है। क्या होता है? कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों, कोटा सिस्टम कैसे बनाया जाता है कि कुल डाले गए वोट, कुल, कोटा सिस्टम समझ लेना, कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वैध मत, गए वैध मत, कई बार कुछ अवैध वोट भी हो जाते हैं, है ना, वैध मत, कुल जितने वैध मत हैं अपॉन में 2 और प्लस 1, यानी 50%, जितना, सीधे से भाषा में बात करें कि कोटा सिस्टम क्या है, कि कुल वोट का जो वैध वोट है उसका 50% प्लस 1 जिस कैंडिडेट को मिलेगा एबीसी में से, वही राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो ये होता है कोटा सिस्टम। ठीक है, ये होता है कोटा सिस्टम। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे कम जिसको वोट मिलेगा, अब वो क्या होगा, उसकी पहले वोटिंग काउंटिंग होगी। ठीक है, अब वो अगर ये कोटा सिस्टम को नहीं अचीव कर पाया, यानी कि 50% या उससे एक ज्यादा वोट उसके पास नहीं आ पाई, तो क्या होगा कि उसके जो वोट हैं वो अगले वाले रैंक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसा सिस्टम चलता है। ठीक है, क्लियर है? कहीं इसमें कोई दिक्कत है? तो दोस्तों ये इतनी बात समझ आ गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो बता दिया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके जो निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचन में। और ये जो चुनाव होता है ये एकल हस्तांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है, जिसमें किसी एक को आप वोट नहीं दे सकते। अगर 3 कैंडिडेट हैं, तीनों को आप चॉइस फिल करोगे, कौन सा पहले पोजीशन में, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। ठीक है, और इस तरह से वोट डाले जाते हैं। यहाँ एक कोटा सिस्टम होता है कि 50% प्लस 1 वोट जिसको मिलेगा वही इलेक्शन जीतेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 यानी कि 56, यहां होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष, 5 साल के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। परंतु अगर राष्ट्रपति चाहें तो उससे पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं। दूसरा, अगर 5 साल से पहले अगर वो त्याग पत्र नहीं देते, परंतु अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है, या कुछ देश के खिलाफ ऐसा कोई पता चलता है कि राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव मैंने बताया था अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग लाया जा सकता है और इसके द्वारा राष्ट्रपति को 5 साल पहले, 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। 57 कह रहा है कि क्या एक राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकता है? दोबारा क्या उसे निर्वाचित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। और ये, इसका कोई लिमिट नहीं है कि उसे कितने बार निर्वाचित किया जा सकता है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये अनुच्छेद 57 कहता है। अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 58 कहता है कि निर्वाचन के लिए योग्यता, एक राष्ट्रपति, जैसे मैंने बताया कि पहली तो ये है कि उसे 50 लोग प्रस्तावित करने चाहिए, 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए, 50 निर्वाचकों का द्वारा प्रस्तावित और 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थन। परंतु ये तो बाद की प्रक्रिया है ना, पहले क्या कोई भी जा सकता है? नहीं। तो पहले तो भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि वो 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी कंडीशन है कि जो लोकसभा यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो एलिजिबिलिटी होती है, अगर वो एलिजिबिलिटी वो रखता है, उतनी योग्यता रखता है लोकसभा सदस्य बनने की, वो है सदस्य या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बताऊंगा बाद में कि अगर वो सदस्य नहीं है, अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तब भी वह चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का। लेकिन उस कंडीशन में उसे 6 महीने के अंदर, राष्ट्रपति बनने के 6 माह के अंदर, उसको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी होगा। बात समझ आई? तो यहां देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और कोई लाभ का पद ना हो या किसी भी ऐसे पोस्ट में ना हो जहां पर उसे प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर है? तो ये तो कंडीशन है, ये योग्यता है एक राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए। पहली, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी प्रॉफिट के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद में ना हो। और फिर इसके बाद 50 लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए और 50 लोग द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जा सकता है।
चलिए अनुच्छेद 59 की बात करते हैं। अनुच्छेद 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सेवा शर्तें। सेवा शर्त ये निर्धारित करता है संसद। संसद का जो सदन होगा वो निर्धारित करेगा कि राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, उसे भत्ते क्या मिलेंगे। ये कौन निर्धारित करता है? वह संसद के किसी भी सदस्य का सदन नहीं होगा, लेकिन ये जो वेतन भत्ते हैं ये निर्धारित कौन करेगा? सदन यानी कि संसद निर्धारित करेगा। क्लियर है? राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो वो क्या है, उसे क्या होना चाहिए? माफ करिएगा, जो लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर नहीं होगा, वो मैंने प्रधानमंत्री के कंडीशन की बात कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर जो 6 माह की बात किया था कि 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, वो नहीं है। ये राष्ट्रपति के लिए है, ये प्रधानमंत्री के लिए, माफ करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर वो केवल ये नागरिकता रखती हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य ना हो। सदस्य होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहां दिया भी है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वो सदन का सदस्य है तो उसे पहले रिजाइन करना पड़ेगा, उसे पहले रिजाइन करना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 60 क्या कह रहा है? शपथ के बारे में बात कर रहा है कि अनुच्छेद 60 में सा से 60, सा से शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो कौन होंगे? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। और अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे न्यायाधीश के बाद जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, उसके समक्ष राष्ट्रपति क्या करेंगे? शपथ लेंगे, ठीक है। चलिए 61 में बात किया था, महाभियोग प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया लगाने के कुछ प्रावधान भी हैं। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर, अगर संविधान का उल्लंघन होता है, मैंने जैसा कि बताया था, तो महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है। क्या कंडीशन होगी? तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे लोअर हाउस यानी कि लोकसभा हो या अपर हाउस यानी कि राज्यसभा हो। किसी भी सदन में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को 14 दिन की 14 डेज का नोटिस मिलेगा। 14 डेज का क्या मिलेगा? उन्हें नोटिस देना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव जिस सदन में भी आएगा, चाहे लोकसभा में आए, तो कम से कम वहां 2/3 बहुमत, है ना, 2/3 ऑफ मेजोरिटी, 2/3 ऑफ मेजोरिटी से पारित होना चाहिए। अगर लोकसभा में ये आता है प्रस्ताव, तो वहां पर जो टोटल सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करने चाहिए, ठीक है। और अगर ये एक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो जो दूसरा सदन होगा, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर लोकसभा में इसे पारित कर दिया जाता है, तो जो दूसरा सदन होगा कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा पहले इसकी जांच करेगा। क्या करेगा? पहले इसकी जांच करेगा। और जांच में अगर सही पाता है, तो जांच के उपरांत 2/3 बहुमत वहां पर भी चाहिए इस राष्ट्रपति को हटाने के लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए। तो बात समझ आ गई? 2/3 साधारण बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। 2/3 का बहुमत होगा, किसी भी एक सदन में पारित किया जा सकता है। अगर एक सदन में पारित हो गया तो दूसरे सदन पहले उसकी जांच करेगा, और फिर वो सदन भी 2/3 बहुमत से उसे पारित करके महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों इतनी बात क्या समझ आ गई? तो क्या इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ें। अच्छा एक चीज और समझा दें, अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। ये अनुच्छेद 61 में दिया जरूर गया है, लेकिन इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। इस्तेमाल नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है भारत में, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 62 क्या कहता है? पद रिक्त होने पर निर्वाचन। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो होंगे, ये राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेंगे। उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेंगे और किसी भी राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पे 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना मैंडेटरी होता है। तो दो चीजें हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही संचालन करेंगे राष्ट्रपति के कार्यों का, पहला। दूसरा, राष्ट्रपति के ना होने पर जो इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वो 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो राष्ट्रपति के बारे में रहा दोस्तों। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका में क्या शक्तियां मिलती हैं। तो पहला है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, इसमें भारत सरकार के सभी कार्यों का संचालन राष्ट्रपति करता है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हमने बताया था, ये केवल औपचारिक ही संचालन करते हैं, वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, नाम पर होते हैं पर करता कोई और है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये किसके माध्यम से कार्य कराए जाते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों। अच्छा, ये तो इनके द्वारा कार्य कराएंगे, और साथ में इन सब की नियुक्ति करने का कार्य भी कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और बाकी जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, परंतु किसके एडवाइस पे करेगा, किसके सलाह पे करेगा? तो प्रधानमंत्री से पहले सलाह लेगा कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। समझ आई बात? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री को पहले नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री के जो एडवाइस होगी उसके अनुसार मंत्रियों का नियुक्ति होगी। राज्यपालों की नियुक्ति भी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री से सलाह के बाद होती है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर कैग, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो कैग है, चुनाव आयुक्त है, इनकी नियुक्ति करने का तो फिर इसमें एक कमेटी होती है, जिसमें जो पार्टी है, जिस रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उसके भी नेता रहते हैं, तब ये वो होता है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया है अपनी एक। ठीक है, लेकिन इन सब की नियुक्तियां करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। मंत्री, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, कैग, चुनाव आयुक्त, राज्यपालों की नियुक्तियां, इन सभी की नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ये उसकी कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, अब अगर इसकी मैं बात करूं कि विधायी शक्तियां क्या है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होता है। संसद का सदस्य नहीं है, परंतु संसद का हिस्सा जरूर है राष्ट्रपति जी। संसद को बुलाना, कब सत्र बुलाना है, कब संसद का सत्र बुलाना है, कब उसे स्थगित करना है, लोकसभा कब भंग करना है, इसका पूरा अधिकार और इसका पूरा कार्यान्वयन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और किसके सलाह पर करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पे ही ये करते हैं। बिलों पर हस्ताक्षर करना या उन्हें रोकना, रोकते कैसे हैं? पॉकेट वीटो लगाकर। वीटो शक्तियां भी क्या हैं, उसकी अभी हमने आगे बात की है। ठीक है, तो कोई भी बिल तभी लॉ बनता है जब वो पहले लोकसभा के द्वारा पारित होगा, फिर राज्यसभा के द्वारा पारित होगा, और फाइनली जाके राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो बिल कानून नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेस ऐसे ही रहेगी, और अंतिम रूप में राष्ट्रपति ही साइन करेंगे तभी वो कोई बिल लॉ बन सकता है। ठीक है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार हमने जैसा कि बताया है कि जब संसद सत्र में नहीं होती है, उस केस में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। क्लियर है? संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण हर साल सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक है, जैसे सत्र, जब संसद का सत्र शुरू होता है उस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना अभिभाषण देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कार्यपालिका शक्तियां क्या हैं, जिसमें जितने भी प्रमुख पद हैं उन सबकी नियुक्तियां करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति जी। फिर बताया कि जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जिसमें संसद को बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा भंग करना, बिलों पर हस्ताक्षर करना, ऑर्डिनेंस पास करना, ये सारा कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। न्यायिक शक्तियां क्या हैं? ठीक है, जुडिशियल पावर्स क्या हैं? तो इनके पास जुडिशियल पावर दोस्तों ऐसी होती है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत अगर ये चाहें तो किसी भी अपराधी की सजा माफ कर सकते हैं, किसी को उम्र कैद हो गया है उसको कम सजा में बदल सकते हैं, या किसी को फांसी हो गई है उसकी सजा बदल सकते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। ठीक है,
जनरली जब भी कोई कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो मर्सी पिटीशन, मर्सी दया याचिका, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, दया याचिका, दया याचिका किसके पास जाती है, दया याचिका राष्ट्रपति जी के पास जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास जाती है और राष्ट्रपति जी यहां पर फैसला लेते हैं कि उस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर वो चाहें तो उस व्यक्ति की फांसी की सजा को कम भी कर सकते हैं और चाहें तो उसे एज इट इज बरकरार भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, उनके टाइम पे बहुत कई लोगों को फांसियां हुई थी, जो जितनी पेंडिंग फांसियां थी, है ना, उन सबको उन्होंने अपना मतलब निपटा ही दिया था उस टाइम पे अपने कार्यकाल पे। ठीक है, तो कई बार है, ठीक है, गुनाहगारों को क्यों इतना देर लटकाना, निपटा दो और क्या। ठीक है, तो किसी भी दंड को क्षमा में बदला जा सकता है दया याचिका के माध्यम से, जिसे मर्सी पिटीशन भी कहते हैं। तो जनरली जब सुप्रीम कोर्ट या सब जगह हो जाता है उसके बाद अंतिम जगह है कहाँ पर, राष्ट्रपति के पास, और वहां से अगर दया याचिका नामंजूर हो गई, कैंसिल हो गई, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता भारत में। ठीक है, चलिए बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति जी के पास फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं, प्रमुख फाइनेंशियल पावर होते हैं, जैसे वित्तीय बिल। जो वित्तीय बिल है केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जो वित्तीय बिल है यह केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा, संघीय निधि से धन का उपयोग राष्ट्रपति की मंजूरी से होता है। जो संघीय निधि होगी उसका धन का उपयोग राष्ट्रपति के मंजूरी के बगैर नहीं होता। संविधान में कोष खर्चे संबंधित रिपोर्टों को संसद में पेश करता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि वित्तीय बिल हो गया, संघीय निधि से धन का उपयोग, ये बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के नहीं हो सकता। ठीक है, सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियों की बात करें तो जितने भी सैन्य अधिकारी होते हैं, यानी चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, इन सब का सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति। इनको राष्ट्रपति ही आदेश दे सकता है। युद्ध घोषित करने का या संधि करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति। पर दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि राष्ट्रपति के पास ये औपचारिक पावर होती हैं, परंतु जो वास्तविक पावर होती है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास होती है। तो जैसे कि पाकिस्तान से युद्ध करना है नहीं करना है, जैसे अभी हुआ था थोड़े टाइम पहले, या किसी भी देश के साथ शांति प्रस्ताव करना है, क्या करना है, यह जो है कौन, संसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति इस पर एक्शन ले सकते हैं। समझ के ध्यान रखना, यानी वास्तविक रूप से डिसीजन कौन लेगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, संसद लेगी, ना कि राष्ट्रपति। परंतु जो औपचारिक अधिकार दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं, राष्ट्रपति को दिए गए हैं। क्लियर है। राजनयिक शक्तियां यानी कि डिप्लोमेटिक पावर्स, दोस्तों अन्य देशों के राजदूतों को मान्यता देता है। किसी भी देश का अगर राजदूत यहाँ आया है उसका उसको परमिशन कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी जो प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं तो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। परंतु आपको पता है कि एक्चुअल पावर उन्हीं के पास होती है, सारे डिसीजन वही लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय संधियां करते तो डिप्लोमेट्स होते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन फाइनली उस पर हस्ताक्षर जो होगा किसका होगा, राष्ट्रपति जी का होगा। ठीक है, तो ये 6 तरह की शक्तियां होती हैं, ध्यान रखना है कौन कौन सी, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक शक्ति। ठीक है दोस्तों, एक है आपातकालीन शक्ति। दोस्तों आपातकालीन शक्ति की बात करूं तो आपातकालीन शक्ति जो है, इमरजेंसी पावर्स, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, अगर कोई बाहरी युद्ध हो रहा है या आंतरिक गृह युद्ध चालू है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, विद्रोह हो गया है और राष्ट्र संकट में है, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, राज्य आपातकाल, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्य आपातकाल या कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाना, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब वित्तीय स्थिरता पर संकट हो।
ये राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन क्या होता है? राज्य में संवैधानिक संकट। मान लीजिए कोई राज्य है, वहां पर कोई भी दो पार्टी का अगर कोलिशन नहीं हो पाया, या वहां पर दो पार्टी में से किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, तो उस केस में क्या रहेगा? वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यानी कि राज्य आपातकाल स्थिति लागू हो जाएगी। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है, इसकी बात कर लेते हैं एक बार फटाफट दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है दोस्तों? अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। भारत में 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला लगा था 1962 जब चाइना वार हुआ था। ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है। दूसरा है 1971, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, भारत पाक युद्ध हुआ था। तीसरा है 1975, 1975 यहां आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। आंतरिक, ओह, आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण ये आपातकाल लगा था। 3 बार आपातकाल लगा है। 62 चाइना, भारत चाइना युद्ध, 71 भारत पाक युद्ध, और 1975 आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं वित्तीय स्थिरता, वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगाया भारत में। अब तक भारत में अब तक अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल काल नहीं लगाया गया है। नहीं लगाया गया है, ध्यान रखिएगा, नहीं लगाया गया है। करेक्ट। तो अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है भारत में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। यहां बात कर लें थोड़ा नोट में कि राष्ट्रपति के पास काफी शक्तियां हैं, लेकिन ये अधिकार जैसा कि मैंने बताया प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता है। उसे एक नाम मात्र प्रमुख, नॉमिनल हेड कहा जा सकता है कि पूरे कार्यपालिका का हेड कौन है? राष्ट्रपति, बट ये केवल औपचारिक हैं। वास्तविक हेड कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है। राष्ट्रपति के पास दोस्तों 3 वीटो पावर्स भी हैं, और इसका समय समय पर उपयोग भी किया गया है। जैसा कि पहला है आम वीटो, या जिसे ऑर्डिनरी वीटो वीटो भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं इसे। इसमें राष्ट्रपति बिल को पूरी तरह अस्वीकार कर देता है, यानी कि रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, रिजेक्ट कर देता है। परिणाम बिल जो है वो कानून नहीं बन पाता। जैसा कि मैंने बताया था, भले ही लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास हो जाए, लेकिन जब तक उस पर राष्ट्रपति जी का साइन नहीं होगा, वो बिल कानून नहीं बनेगा। इसका उदाहरण है दोस्तों 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने संसद द्वारा पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल को अस्वीकृत कर दिया था, और ये बिल नहीं बन पाया था। तो ये कब का एग्जाम्पल है? 1991। और उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं जिसे राष्ट्रपति बिल को पूरी तरह क्या कर सकते हैं? अस्वीकार कर सकते हैं, यानी कि रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो बिल फिर क्या हुआ? कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है। अगला है सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो या स्थगन, या इसे निलंबनकारी भी कहते हैं, तो कुछ भी वर्ड यूज हो जाए। निलंबनकारी, ठीक है, निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, वीटो। तो निलंबनकारी वीटो जो है, यह अगर राष्ट्रपति किसी साधारण बिल को वापस भेज देते हैं, मान लीजिए कोई बिल उनको अच्छा नहीं लगा, उसे वापस भेज देते हैं, और संसद क्या करती है कि उस पर कुछ संशोधन कर देती है, या मान लीजिए संशोधन नहीं भी करती लेकिन उसको दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि उस बिल को वो पास करें और उस पर हस्ताक्षर करें। ठीक है, यानी फिर राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य हो जाएंगे। कब? जैसे देख क्या होता है, जैसे मैंने यहां बताया आम वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, यहां पर राष्ट्रपति ने उस बिल को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल को रिजेक्ट कर दिया तो अब कानून बन ही नहीं सकता, वो खत्म। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो सस्पेंशन वीटो है या निलंबनकारी वीटो है, इसमें क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति? इसको वापस कर दिया। इसको इसको निरस्त नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, इसको वापस किया संसद को कि इसमें कुछ आप संशोधन कर दीजिए, फिर मैं इसको पास कर दूंगा। अब मान लीजिए संसद का मन है कि संशोधन किया, मन नहीं है तो संशोधन नहीं किया। अगर बिना संशोधन के भी अगर राष्ट्रपति को बिल दोबारा भेजा जाएगा, तो फिर उनके लिए बाध्यकारी होगा कि उस पर वो हस्ताक्षर करें। समझ आई बात?
तो ध्यान रखना है, यह शक्ति केवल साधारण विधेयक पर लागू होती है, जो साधारण विधेयक है उन पर लागू होती है, धन विधेयक यानी जो मनी बिल है उस पर लागू नहीं होती। एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई कि स्थगन सस्पेंशन वीटो क्या होता है। ये एक तरह से राष्ट्रपति को अगर कोई चीज उसमें चेंज कराना है तो उसके लिए दोबारा भेजते हैं। अब संसद के ऊपर है कि वो उसको चेंज करना चाहती है नहीं करना चाहती, चाहे तो चेंज कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। लेकिन अगर दोबारा भेजेगी तो राष्ट्रपति फिर वहां पर बाध्यकारी हैं उस बिल को पास करने के लिए, ठीक है। एक होता है पॉकेट वीटो, ये बड़ा खतरनाक है। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि मान लीजिए इसमें राष्ट्रपति बिल पर कोई निर्णय नहीं लिए। एक तो पहला था कि रिजेक्ट कर दिया सीधा, एब्सोल्यूट बिल में क्या किया, सीधा रिजेक्ट कर दिया और खत्म ही हो गया, बिल ही खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा उन्होंने सस्पेंशन किया, निलंबनकारी किया कि भेज दिया, ये कुछ देख लो कुछ चेंज कर सकते हो क्या। तीसरा है पॉकेट वीटो, इसको ना इन्होंने रिजेक्ट किया, ना ही सस्पेंस किया, वापस भेजा, ये बस रख लिए, पॉकेट में रख लिया ऐसे समझ लो, अब भूल गए। अब इन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, ऐसा कोई समय सीमा नहीं है अपने संविधान में कि ये डिसाइड करे। ये पॉकेट भी तो ये एक गजब की पावर है राष्ट्रपति जी के पास कि वो चाहें तो ये अनिश्चित काल तक के लिए इसको लंबित रख सकते हैं और उस पर संसद कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। और ऐसा ही राष्ट्रपति जैल सिंह ने किया था 1986 में। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था और उसको उन्होंने पॉकेट में रख लिया, नहीं पॉकेट बीटो लगाया, उस पर क्या लगा दिया, पॉकेट बीटो लगा दिया। उसको रखा रहा, कभी उसको उस पर रिप्लाई नहीं किया, ना तो सस्पेंड किया ना ही रिजेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह के बीटो, तीन तरह के बीटो होते हैं जैसा कि मैंने बता दिया। एक एब्सोल्यूट बीटो है जिसे रिजेक्ट किया जा सकता है, एक है आपका निलंबनकारी बीटो जिसे राष्ट्रपति कुछ संशोधन के लिए वापस भेजते हैं, और तीसरा है पॉकेट बीटो जिसको वो अनिश्चित काल तक के लिए रख सकते हैं। इसका एग्जांपल बता दिया, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर हुआ था पॉकेट बीटो, और ये कब हुआ था, 1986 में। और बिल एक बार रिजेक्ट कब हुआ था, वो अभी मैंने बता दिया है कि 1991 में आर वेंकट रमन थे, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल आया था, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, जिससे सवाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रभावित होती हैं, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि यदि मंत्रिपरिषद दोबारा वही बिल भेजे तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे, जैसा कि सस्पेंशन वीटो में लागू होता है, ठीक है। चलिए उपराष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों। तो 63 से उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, तो 52 से लेकर 62 तक में किसके बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति जी के बारे में दिया गया है, और 63 ऑनवर्ड्स दिया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो जैसा कि 52 में दिया गया था कि एक राष्ट्रपति पद होगा, उसी तरह से 63 अनुच्छेद में दिया गया है कि एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद होगा, इसकी बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 63 में। इसके बाद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी। तो जैसे कुछ काम तो करना होगा ना, तो क्या काम होगा इनका कि ये राज्यसभा के सभापति होंगे। तो उपराष्ट्रपति कौन होंगे, राज्यसभा, जैसे एक लोकसभा होता है एक राज्यसभा होता है, यहां समझ लीजिए जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के भी अध्यक्ष होते हैं जो उसको संचालित करने का कार्य करते हैं। जब लोकसभा चलती रहती है तो देखो जो संचालित करते हैं और जिसको लोग जिसकी तरफ मुखातिब होकर बात करते हैं, जिसको और मतलब जो सभी को टाइम देते हैं, अध्यक्ष कह सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जैसे ओम बिरला है इस वक्त, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष और एक राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति कह सकते हैं, अध्यक्ष या सभापति, ठीक है, सभापति। यहां कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। कौन होंगे, उपराष्ट्रपति। जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे, जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, 543 जैसे अभी हमारे करंट हैं, उनमें से ज्यादातर लोकसभा अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाता है जो रूलिंग पार्टी होती है। तो जो रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, यहां पर निश्चित है कि राज्यसभा के जो सभापति या अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, राष्ट्र उपराष्ट्रपति होंगे। जबकि यहां पर लोकसभा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी होता है वही अध्यक्ष यहां पर बनता है, जैसा कि अभी ओम बिरला है, ठीक है। चलिए, तो
63 में क्या बात किया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा, यानी देश में राष्ट्रपति के अलावा एक उपराष्ट्रपति होंगे जो द्वितीय यानी सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन हो गए? राष्ट्रपति, और सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। 64 में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे यही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। 65 में क्या बोला गया है? 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अगर उपराष्ट्रपति द्वारा अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति मान लीजिए किसी दौरे पे गए हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है वो, तो ऐसे किसी भी स्थिति में, या मान लीजिए उनको हटा दिया गया है महाभियोग लगा के, किसी भी परिस्थिति में अगर देश के राष्ट्रपति मौजूदा स्थिति में नहीं है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, ये 65 कह रहा है। क्या कह रहा है? 65 क्या कहेगा कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने का कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65। 63 में एक उपराष्ट्रपति होंगे, 64 सभापति होंगे किसके? राज्यसभा के, 65 उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य का निर्वहन करेंगे। 66 किसके बारे में बात किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो निर्वाचन के लिए क्या होगा? तो योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लाभ का पद धारण न कर रहा हो। उपराष्ट्रपति जो होंगे ये राज्यसभा के सदस्य बनने के, लोकसभा नहीं राज्यसभा के सदस्य बनने के काबिलियत रखते हो। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाता है, वही निर्वाचक मंडल करता है, यानी चुनाव आयोग के देखरेख में चुनाव होता है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। इस पर विधानसभाओं के कोई सदस्य भाग नहीं लेते। नामित सदस्य भी शामिल होते हैं, यह राष्ट्रपति चुनाव से भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं वो लोग भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। परंतु यहां पर जो विधानसभा के सदस्य थे, जो विधायक थे, एमएलए थे, वो भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति में, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति, तो यहां पर क्या सवाल पूछ सकता है कि क्या विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? तो सवाल आंसर है नहीं। क्या नॉमिनेटेड सदस्य जो होंगे क्या वह भी उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे? तो ये भाग लेते हैं, यानी नॉमित सदस्य भी शामिल होते हैं इस चुनाव प्रक्रिया में, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में ये शामिल नहीं होते। चीज ध्यान रखना है। ठीक है। ये 66 कह रहा है कि उनकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है। 67 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और वो 5 वर्ष से पहले भी त्याग पत्र दे सकते हैं या संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इनको इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाने का कोई वो नहीं है। इसे राज्यसभा जो है, राज्यसभा के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसके लिए महाभियोग प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। ठीक है। 68 अनुच्छेद 68 जो है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर निर्वाचन करने का कार्य करता है। ठीक है। तो रिक्त की स्थिति में 6 माह के भीतर नया निर्वाचन होता है। जैसा कि अभी आपको पता है दोस्तों कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति रिजाइन दे चुके हैं, तो अब 6 महीने के अंदर जरूरी है कि चुनाव कराए जाएं। 6 महीने से भीतर कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। जैसे अभी कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। ठीक है, इस्तीफा दे दिया है। तो अब दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है 6 मंथ के अंदर। 69 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति की शपथ। कैसे याद रखो? 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। 60 में राष्ट्रपति और 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के सामने। ठीक है, राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति के द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाएगी। ठीक है। जबकि राष्ट्रपति किसके समक्ष लेते थे? वो लेते थे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, या उनकी गैर मौजूदगी में जो वरिष्ठतम वहां के न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष। ठीक है। जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे। 70 का बात करता है कि आकस्मिकताओं का निर्वहन करना, कि अगर कोई आकस्मिक स्थितियां हैं, राष्ट्रपति अन्य आकस्मिक स्थितियों
शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो संविधान में निर्दिष्ट नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं दोस्तों, कई ऐसे प्रसंग हो जाते हैं जो संविधान में नहीं लिखा है। जब ऐसे प्रसंग आएंगे तो उन आकस्मिक स्थितियों में भी राष्ट्रपति के पास वो पावर होते हैं, जिसके अंतर्गत वो पावर कौन देता है? अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 ऐसे चीजों पे शक्तियां प्रदान करता है राष्ट्रपति को जो संविधान में नहीं लिखी गई हैं। और अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो वो राष्ट्रपति के पास शक्ति है अनुच्छेद 70 के अंतर्गत कि उस पर वो उसका क्या कर सके? निर्वहन कर सके। ठीक है। 71 बात करता है निर्वाचन संबंधी विवाद। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद उठता है, या मान लीजिए विपक्ष कहता है कि निर्वाचन प्रक्रिया फेयर नहीं थी, या किसी भी तरह का कोई विवाद उठता है, इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई भी प्रक्रिया या कोई भी ऐसी चीज से विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कहां होगा? कहां होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ठीक है दोस्तों। 72 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति। तो अभी हमने बात किया था कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है, ये शक्ति होती है कि किसी की भी सजा, दंड को कम कर सके, फांसी की सजा को बदल सके। ये शक्तियां कौन देता है? अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति निहित होती है। ठीक है दोस्तों। तो यहां तक तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया था। यहां से आगे अगर हम बात करें तो 73 अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, किसके बारे में? 73 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे करना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और संविधान के अनुसार कार्य करती है। यह केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित भी करती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आपको पता है मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। जैसा मंत्रिपरिषद कहेगी उसके हिसाब से राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है। क्लियर है। हालांकि कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का भी अधिकार है। ठीक है। इस पे एक चीज और बता दूं, जो टोटल जो संसद है टोटल, जैसे 543, तो कितने मंत्री लिए जा सकते हैं? तो केवल 15%, 15% ही मंत्री, 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि 543 टोटल हमारे एमपीज हैं, तो आज के डेट पे केवल इसका 15% ही लोगों को मंत्री परिषद के लिए शपथ दिलाई जा सकती है। ठीक है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74, 74 और अनुच्छेद 75 में दिया गया है। 74 में जैसा कि मैंने बताया था कि एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। और प्रधानमंत्री की सलाह पे ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। 75 में दिया गया है राष्ट्रपति, सॉरी माफ करिएगा, प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर भारतीय गणराज्य यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है। और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है दोस्तों। किस अनुच्छेद में दिया गया है विवरण? 75 में। 75 पद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होगा, कार्यपालिका का मैंने बताया था कि हेड कौन होता है? वो नॉमिनेटेड यानी जो औपचारिक हेड है कौन है? वो राष्ट्रपति है। लेकिन जो वास्तविक हेड हैं, वास्तविक प्रधान है, वो कौन है? प्रधानमंत्री हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल गठबंधन का नेता होता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर 543 सीटें हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसका 50% प्लस एक, यानी 272 प्लस एक सीट जिस पार्टी को मिलेगा, या जो पार्टी कोलिशन करके इतनी सीट एक साथ ला सकती है, उसी पार्टी का सरकार बनेगी। और इन्हीं में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या बनाया जाएगा? इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, और यही क्या होगा? प्रधानमंत्री का शपथ लेगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जो है
वो ऐसा भी हो सकता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, राज्यसभा का मेंबर भी ना हो, तब भी वो क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होगा। यानी 6 माह के अंदर उसे लोकसभा में एमपी के इलेक्शन जीतना होगा या राज्यसभा का मेंबर होना उसके लिए आवश्यक होगा, तभी वह आगे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो जनरली ज्यादातर तो यही होता है कि इन्हीं में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है जो इसका हेड होता है, और वही प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि जहां पर वह ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी वो प्रधानमंत्री की शपथ ले सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर इनमें से किसी एक का सदस्य होना जरूरी होगा। पद की अवधि राष्ट्रपति के विश्वास तक, हालांकि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन संसद में वो जब तक बहुमत में रहेगा तब तक वो शासन करता रहेगा। कैबिनेट का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा, ठीक है, वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। मंत्रियों का चयन करने का अधिकार किसको होगा, प्रधानमंत्री को होगा। त्याग करता है, ठीक है, तो मंत्रियों का चयन भी कर सकता है, और अगर किसी मंत्री को मंत्री पद से हटाना है तो राष्ट्रपति को ये बोलेंगे कि इसको हटाना है, ठीक है, और राष्ट्रपति उसको हटाएंगे। ठीक है, तो मंत्रियों का चयन और त्याग करने का अधिकार किसको है, इन्हीं को, यानी कि प्रधानमंत्री को ही है। ठीक है, कार्य, क्या कार्य होता है, तो राष्ट्रपति को सलाह देना, अनुच्छेद 74 के अनुसार नीति निर्धारण, ठीक है, तो ये सारी चीजें करना है। संसद में प्रतिनिधित्व करता है, संसद में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात समझ आ गई प्रधानमंत्री के बारे में, आपको इतना क्लियर हो गया। तो बात करते हैं, तो 74 और 75 में, मूल रूप से 75 में प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो शक्तियों की बात करें, शक्तियों की बात करें तो शक्तियों में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, यानी जो मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रधान होता है। राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। कैबिनेट बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता करने का कार्य। राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सलाह दे सकता है, ठीक है, कि कब संसद भंग करना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण करता है, यही कौन, प्रधानमंत्री। विभिन्न मंत्रालयों का समन्वय करना या विभिन्न मंत्रालयों का देख रेख, जो भी, एक तरह से पूरे कह सकते हो कि पूरे मंत्रिपरिषद का सर्वोसर्वा कौन है, प्रधानमंत्री ही है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है वो कौन है, प्रधानमंत्री का है। वास्तविक रूप से, औपचारिक रूप में राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, मैंने बताया था ना, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। अगर इन दोनों का सदस्य नहीं भी है तब भी वह प्रधानमंत्री की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक होगा। ठीक है, यही कह रहा है यहां पर। 25 वर्ष लोकसभा और 30 वर्ष राज्यसभा की न्यूनतम आयु है दोस्तों। अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो 25 वर्ष पूर्ण कर चुका होगा वो व्यक्ति कर सकता है, और राज्यसभा की न्यूनतम आयु है कितनी, 30 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 75 के प्रमुख प्रावधान भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के अनुसार होती है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सलाह में, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी अनुच्छेद 75 का 2 कहता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है, ये सवाल पूछ सकता है, तो लोकसभा के प्रति, किसके, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। मंत्रियों का कार्यकाल, तो मंत्रियों का कार्यकाल राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में यह प्रधानमंत्री की सलाह पर आधारित होता है। प्रधानमंत्री जी जब तक चाहेंगे तो कोई लॉ मिनिस्टर रहेगा, कोई कृषि मिनिस्टर रहेगा, जब चाहेंगे उसे हटाया जा सकता है या उसकी पोस्ट बदली जा सकती है। ठीक है, तो मंत्रियों का कार्यकाल किसमें दिया गया है, 75(3) में। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसमें दी गई है, 75(2) में, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहां होती है, 75(1) में। ठीक है, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण होता है 75(4) के अनुसार। तो मंत्रियों को अपने पद का ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेनी होती है, शपथ लेनी होती है। मंत्रियों की योग्यता 75(5) में दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है
उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे कि जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, रविशंकर, हाँ कौन है ये, ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर हैं दोस्तों। तो फॉरेन मिनिस्टर जब शुरू में इनको बनाया गया था तो क्या हुआ था, ये उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा किसी के मेंबर नहीं। तो बात समझ आ गई दोस्तों यहां तक। तो क्या कह रहा है, मंत्रियों की योग्यता किसमें दिया गया है, संसद का सदस्य नहीं होगा तब भी वो मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे अच्छा, मैं एग्जांपल बात कर रहा था कि जो विदेश मंत्री हैं, जैसे शायद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर ये डिप्लोमेट थे, ठीक है, भारत के डिप्लोमेट थे। बाद में इनको क्या किया गया कि इनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन ये तब किसी के मेंबर्स नहीं थे, ना तो राज्यसभा ना लोकसभा। बाद में इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, ठीक है। तो किसी को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो सभा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तब भी बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर संसद में किसी भी सदन का सदस्य बन जाए तब। ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, ये दिया गया है 75(1)(a) और 75(1)(b) में, ये बाद में जोड़ा गया है। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल संख्या जितनी होगी उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों 2003 में ये कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है कि किसी भी सरकार में जो मंत्री होंगे वो 15% ऑफ टोटल एमपीज, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद में होंगे, टोटल है ना 543 का 15% ऑफ 543, इतने से ज्यादा मिनिस्टर की शपथ नहीं दिलाई जा सकती। और ये कब संशोधन किया गया है, 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, 75(1)(a), 75(1)(b) इसमें जोड़ा गया है। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 76, जो कि भारत के महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महानवादी के बारे में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 में किसके बारे में दिया गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। पद क्या है, महानवादी अटॉर्नी जनरल। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। पात्रता वही योग्यता होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए है। यानी अगर कोई जो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के लिए, उसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है, निश्चित कार्यकाल इसका नहीं होता। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब तक रहेगा कार्य। इससे भी ऊपर मैंने बताया कि राष्ट्रपति तो ठीक है, सलाह किसकी रहेगी, प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कार्य, केंद्र सरकार को विधिक सलाह देना, सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करना। तो सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेगा। सरकार को लीगल एडवाइस कौन देगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्य में वोट नहीं डाल सकते, किसी भी बिल में जो वोटिंग होती है उस पर हिस्सा नहीं ले सकते। वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। 77 क्या कह रहा है, सरकार के कार्यों का संचालन। तो सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होता है, तो सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। आदेश और लिखित दस्तावेजों को प्रमाणित करने के नियम बनाए जाते हैं। 78 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि 78 अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। कार्य क्या है प्रधानमंत्री को, किसमें दिया गया है, 78 में। सरकार के कार्यों से राष्ट्रपति को अवगत कराए कि क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी दें। कैबिनेट के किसी निर्णय पर पुनर्विचार हेतु विषय प्रस्तुत करें यदि राष्ट्रपति ऐसा कहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने अध्याय 1 पढ़ा, जिसमें हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अच्छा है, सही पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को। अगले क्लास मिलेंगे जब अध्याय 2 की बात करेंगे। थैंक यू।